नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शनिवार को मैंने महाराष्ट्र में रज़ा एकेडमी के प्रदर्शन के हिंसक हो जाने की और जिस तरह की घटनाएं हो रही थी उनका जिक्र किया था कि किस तरह से एक फर्जी खबर के आधार पर ये प्रदर्शन विरोध चल रहा है। तब मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला दरअसल प्रायोजित तो है, ये पता था, लेकिन इतना इसका गहरा जो है संबंध होगा कि वो जाकर पाकिस्तान से जुड़ेगा और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भारत में करने की कोशिश होगी। ये दोनों के तार जुड़ते हैं। तार कैसे जुड़ते हैं? एक नारे से पता चलता है। नारा लग रहा है लबायक या हुसैन। इसका मतलब ये है कि हुसैन हम आ गए हैं। ये करबला के संबंध में है। जब करबला में उनको घेर कर मारा गया था, बहुत से लोगों ने हुसैन का साथ नहीं दिया था, तब का मामला है। तब से जो है मुहर्रम पर ये हाय हुसैन हम न हुए इसका नारा लगता है। लेकिन इसका पाकिस्तान से मैं संबंध क्यों कह रहा हूँ, ज़रा उसको पहले समझ लेते हैं, फिर महाराष्ट्र की बात समझते हैं। पाकिस्तान में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन सा संगठन, इस्लामी आतंकवादी संगठन ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी ज़्यादा जहरीला है, ज़्यादा घातक है। इसकी होड़ चल रही है। इस होड़ में देवबंदी हमेशा की तरह आगे है, बरेलवी पीछे छूट गए थे। ये जो रज़ा एकेडमी है, इसकी स्थापना अहमद रज़ा खान के नाम पर हुई है। अब पाकिस्तान में हुआ ये कि एक आसिया नाम की एक महिला, आसिया बीबी नाम की एक महिला, उनका कुछ महिलाओं से झगड़ा हो गया और उन पर आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने अल्लाह की शान में बेअदबी की, कुरान के पन्ने फाड़ कर फेंके और कुछ लिखने पढ़ने का आरोप लगा। वो अनपढ़ महिला थी। उनको शरिया कोर्ट में आनन फानन में फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा जब सुना दी गई तो पंजाब के जो सूबा पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ के गवर्नर ने कहा कि ये सज़ा बहुत सख्त है, उनको इस तरह की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। इसका विरोध हुआ पाकिस्तान में। विरोध हुआ और हुआ ये कि एक जो संगठन बन गया लबायक या हुसैन, जिसका नाम बदलकर तहरीके लबायक पाकिस्तान किया गया। एक सिपाही था पुलिस का, मुमताज़ कादिर, उसने गवर्नर को गोली मार दी, हत्या कर दी उनकी, और वो रातों रात हीरो बन गया। जब उसे अदालत में पेश किया जा रहा था तो उस पर फूल बरसाए गए। अब बरेलवी संप्रदाय जो है वो पाकिस्तान में एक सबसे आगे पहुंचना चाहता है, नंबर 1 पर पहुंचना चाहता है। जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है उनमें इनके 54 लोगों को इमरान खान की सरकार ने आतंकवादियों की सूची में डाल दिया। उसका विरोध हुआ, हिंसा हुई। इमरान खान को उम्मीद थी कि सेना मदद करेगी, सेना ने मदद नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हिंसा इतनी बढ़ गई, दबाव इतना बढ़ गया कि इमरान खान के नियंत्रण से मामला बाहर जाने लगा, तो उनका नाम उन्होंने आतंकवादियों की सूची से निकाल दिया। तब से पाकिस्तान के जिहादी संगठनों में इनका बोलबाला है। और आप ये समझिए कि इस संगठन के लोग ही शामिल थे जो बर्मा में बौद्धों के खिलाफ हिंसा हुई, उसमें अग्रणी थी ये लोग। तो ये तो बात रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होना, इस तरह की घटनाएं होना, ये कोई ख़ास बात नहीं रह गई है। ये धीरे धीरे आम बात होती जा रही है। लेकिन हिंसा का जो स्तर, जिहाद का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, वो भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और उससे ज़्यादा चिंता की बात भारत के लिए ये है कि उन्हीं तत्वों का अनुसरण भारत में बैठे मुसलमानों का एक समूह करे, मुसलमानों का एक संगठन करे। ये रज़ा एकेडमी उसी की नकल कर रही है। आज नारे की नकल की है, कल जो उनके कर्तव्य हैं, जो कारनामे हैं, कुकर्म हैं, उसकी नकल करेगी उसके आधार पर। और इसका वो ट्रेलर दिखा चुके हैं। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, 2011 में आज़ाद मैदान में प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन भारी रूप से हिंसक हुआ। पुलिस को गोली चलानी पड़ी, 2 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। और प्रदर्शन किस बात पर हो रहा था?
प्रदर्शन इस बात पर हो रहा था कि बर्मा में रोहिंग्याओं के खिलाफ बर्मा की सेना ने अत्याचार किया है। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो बर्मा के लोग जानते हैं, वहाँ के लोग जाने। लेकिन बर्मा में कुछ हुआ, उसके लिए मुंबई में आज़ाद मैदान में हिंसा की ज़रूरत क्या है, उसकी वजह क्या है? और ऐसी वैसी हिंसा नहीं हुई। उस प्रदर्शन में हुतात्मा चौक पर जो शहीदों का स्मारक है उस पर तोड़फोड़ की गई। जितनी महिला कांस्टेबल थी मुंबई पुलिस की उनके साथ बदसलूकी की गई और घेर कर, ऐसा नहीं कि एक आध आदमी ने कर, झुंड बनाकर जो है उनको घेर कर जो है उनके साथ बदसलूकी की गई। और उस घटना के बाद ये लोग थोड़े दिन शांत रहे। तो सवाल है कि अब इनका साहस, इनकी हिम्मत ये कैसे बढ़ी है? पाकिस्तान तो एक कारण है ही, दूसरा कारण है उद्धव ठाकरे की सरकार। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इनका हौसला थोड़ा और बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने इनको लेजिटिमेसी दी है। सीए के मामले पर जब आंदोलन हो रहा था, उसका मुद्दा था, तो इनका डेलीगेशन, मुसलमानों का के कई डेलीगेशन मिले, उसमें से एक डेलीगेशन रज़ा एकेडमी का भी था। उनकी सुनवाई हुई, उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा भी जो है इनकी मांगों पर सरकार विचार करती रही है। और जुलाई 2020 में एक ईरानियन फिल्म है मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की इन्होंने और उद्धव सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इनका हौसला और बढ़ गया कि अब इनको लेजिटिमेसी मिल रही है, इनकी वैधता बढ़ रही है और ये बड़ा कारनामा करने के लिए तैयार है। ये तो अभी की बात हुई। एक बात और इसमें ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र में जब जब एनसीपी सत्ता में रही है, और ये मैं बात कह रहा हूँ 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 1993 के दंगों के बाद शरद पवार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद से मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट एक आम बात हो गई थी। वो चाहे ट्रेनों में हो रहे हों 2011 जुलाई में, या फिर मुंबई पर जो हमला हुआ 26/11 का, उसके अलावा तमाम जो है महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट एक, वैसे तो पूरे देश में थी लेकिन मुंबई और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में ये ज़्यादा हो रहा था। और आप ये एक अजीब इत्तेफाक देखेंगे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं दो और दो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय होम मिनिस्ट्री हमेशा, लगभग हमेशा रही है एनसीपी के लोगों के हाथ में। आज भी गृह मंत्री एनसीपी का है। उद्धव ठाकरे नए नए सेकुलर बने और उनको पता चल रहा होगा कि जो महाराष्ट्र के जिन जिलों में ये सब हिंसा हो रही है, जहाँ जहाँ कर्फ्यू लगे हैं, तोड़फोड़ हुई है, उन जगहों में से बहुत से शिव सैनिक हैं जिनकी दुकानों प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ है। उनका गुस्सा रज़ा एकेडमी पर नहीं निकलेगा, उनका गुस्सा उद्धव ठाकरे पर निकलेगा। अभी आप देखते रहिए, इनके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं है, इनका हौसला बढ़ाने का ही काम कर रही है सरकार। जिस तरह से त्रिपुरा के एक झूठे मामले पर मैंने परसों भी बताया था कि उस मस्जिद को, जिसको कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया, उसको खरोच भी नहीं आई, उसकी फ़ोटो पुलिस ने जारी की, इसके बावजूद विरोध हो रहा है। अब आप देखिए कि विरोध किन किन बातों पर होता है। फ्रांस में कुछ हो जाए तो उस पर विरोध होता है, पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो उस पर विरोध होता है, तमाम चीज़ों पर विरोध होता है। विरोध नहीं होता है तो केवल उन मामलों पर जिन कारनामों को जिहादी अंजाम देते हैं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ तालिबान कर रहा है उसके विरोध में आपको एक प्रदर्शन, धरना, एक बयान दिखाई नहीं देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उसके विरोध में आपको एक बयान दिखाई नहीं देगा। ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, अगर इसको रोकने की, इसको कुचलने की, इसको दबाने की, इसके ये जो कर रहे हैं जो लोग जो शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इंतज़ार कीजिए, देश के बाकी हिस्सों में भी ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। क्योंकि इनका मकसद और पाकिस्तान में जो जिहादी ग्रुप हैं, जो जिहादी समूह हैं, संगठन हैं, उनके मकसद में, लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। ये किसी के भी खिलाफ जाएंगे। जैसे पाकिस्तान में सऊदी अरब ने
जब सिनेमा पर और एंटरटेनमेंट पर इस तरह की चीज़ों पर छूट दे दी, उसका भी विरोध हो रहा है। आप इंतज़ार कीजिए, भारत में भी होगा वो, क्योंकि सोच वही है। भाई सवाल ये है कि पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या किसी और दूसरे मुस्लिम देश की बात कर लीजिए, या दुनिया में कहीं भी, आखिरकार कुरान तो एक ही है। उसी से गाइड हो रहे हैं जिहादी ग्रुप भी, उसी से गाइड हो रहे हैं ऐसे संगठन भी जिनका मकसद है किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, जिनका मकसद है असली लक्ष्य जो है वो शरिया का राज, निज़ाम मुस्तफ़ा जिसको कहते हैं, उसको स्थापित करना, खलीफा का राज, कैलिफेट जिसको कहते हैं, उसको स्थापित करना। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बारे में जान लीजिए कि कम से कम भारत में तो ऐसा नहीं होने वाला है, होगा भी नहीं। लेकिन उनकी कोशिश के कारण जो नुकसान होगा, जो माहौल ख़राब होगा, जो अशांति होगी, जो सांप्रदायिक दंगे होंगे, उनको रोकना है तो इनको रोकना पड़ेगा। उन पर अगर लगाम लगानी है, लगाम कसनी है, उनको अगर होने से रोकना है, तो उससे पहले इन लोगों पर, इन तत्वों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन डर इस बात का है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, डर इस बात का है कि नए नए सेकुलर बने उद्धव ठाकरे क्या ऐसा कर पाएंगे? उस हालत में भी कि जब इस सरकार को चलाने वाले एनसीपी के लोग हैं, एनसीपी के नेता हैं, इसका रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है, इस सरकार के गृह मंत्री एनसीपी से हैं, और एनसीपी का रिकॉर्ड जो है, पिछला रिकॉर्ड, वो बताता है कि ऐसे मामलों में एनसीपी की उदारता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को एक नए संकट का सामना करना पड़ सकता है, एक नई तरह की सांप्रदायिक उग्रता का सामना करना पड़ सकता है, एक नए तरह के जिहादी तत्वों का और उनकी विचारधारा का, उनके कामों का सामना करना पड़ सकता है। क्या महाराष्ट्र इससे निपटने के लिए तैयार है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इस मामले में गलत साबित हो जाऊं तो मुझसे ज़्यादा इसकी खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या करती है उद्धव की सरकार। उद्धव ठाकरे क्या इन तत्वों के खिलाफ खड़े होने की ताकत, हिम्मत दिखाएंगे? सवाल इस बात का है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।